नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है सबका हिसाब होगा। मैं हूं आशीष पांडे। बंगाल की धरती एक बार फिर लहू से लाल है। चुनावी नतीजे आए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन लोकतंत्र के उत्सव की जगह अब प्रतिशोध की आग ने ले ली है। आरोप है कि चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने खास विचारधारा या बीजेपी को वोट दिया। ताजा मामला शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का है, जिसने पूरे राज्य में गुस्सा पैदा कर दिया, उबाल पैदा कर दिया है। आखिर चंद्रनाथ की हत्या कैसे हुई और कौन है इस हत्या के पीछे? किसकी रची ये साजिश है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रनाथ की हत्या कैसे हुई, वो समझिए। वारदात के समय चंद्रनाथ जो कि पीए थे, वो स्कॉर्पियो कार में सवार थे और हमलावरों ने चंद्रनाथ का बाइक और कार से पीछा किया। एक तरफ उनकी स्कॉर्पियो जा रही थी, दूसरी तरफ से बाइक और कार से पीछा किया गया। रात के करीब 10:30 बज रहे थे और घर जाते समय गाड़ी को रोका गया और उसके बाद मौका देखते ही एक के बाद एक बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक से हमलावरों ने रथ पर पॉइंट ब्लैंक से अंधाधुंध फायरिंग की। जो गोलियां रथ के सिर पर, छाती में और पेट में लगती हुई नजर आई। और उसके बाद आनन फानन में जब अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला, सबसे नजदीकी अस्पताल यानी विवा सिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने रथ को मृत घोषित किया। यानी जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक रथ की हत्या कर दी जा चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। अब आपको शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कैसे हुई, हमारी टीम द्वारा एक एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो तैयार किया गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। शुभेंदु अधिकारी के पीए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो एआई जनरेटेड वीडियो देख रहे हैं और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे, तभी कार और बाइक से जो बदमाश है उनका पीछा करते हैं और उसके बाद से मौका देखते एक के बाद एक। ये जो बाइक दिख रही है, ये हालांकि एआई जनरेटेड वीडियो है और किस तरह से पीछा किया जाता है और उसके बाद मौका पाते ही एक के बाद एक हमला किया जाता है। बाइक पर बैठे बदमाशों द्वारा बंदूक दिखाकर रोकने के लिए कहा जाता है, लेकिन ड्राइवर, उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो तेजी से गाड़ी को भगाता हुआ नजर आता है, जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद कार और बाइक सवार बदमाश लगातार गोलियां चलाने लगते हैं और इसी में शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली लग जाती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, सुध-बुध खो देते हैं। आसपास जो लोग मौजूद होते हैं वो जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइक सवार बदमाश मौका देखते ही फरार हो जाते हैं। ये हमारी टीम द्वारा एआई जनरेटेड एक वीडियो है, ताकि इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया वो आपको आसानी से समझा सके। अब सवाल है, क्या बंगाल में हिंदुओं को वोट देने की सजा दी जा रही है? वोट देना गुनाह हो गया है? 4 मई के बाद से अगर बात की जाए दर्शकों, तो 4 मई के बाद से बीते 3 दिनों में हत्याओं और हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ, उसने ममता दीदी के रक्त चरित पॉलिटिक्स को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। रिजल्ट के बाद हिंदुओं का टारगेट किलिंग जो है देखने को मिला है, वो भी आपको बताते हैं। कब और कैसे किया गया वो भी समझिए। 6 मई 2026 की अगर बात की जाए, मध्यग्राम उत्तर 24 परगना बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के
लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें, शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, गोली मारकर उनकी हत्या की गई। 5 मई यानी जब रिजल्ट आया उसके बाद तारीख जो 5 मई 2026 की थी, उसमें उदय नारायणपुर की अगर हम बात करें हावड़ा में, तो बीजेपी कार्यकर्ता जादव वार की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। और उसी दिन ही 5 मई 2026 को कोलकाता की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। उसी दिन बसीरहाट में उत्तर 24 परगना की अगर बात की जाए तो रोहित रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी जब जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की डेट से लेकर रिजल्ट आने तक और रिजल्ट के बाद की कहानी भी इसी तरह की देखने को मिली है। ममता दीदी को बंगाल में करारी हार मिली है दर्शकों, लेकिन यह हार पच नहीं पा रही। जनता जनादेश ने सिरे से नकारती हुई नजर आई जनता जनादेश को, लेकिन फिर भी इस्तीफा देने के लिए वो तैयार नहीं है। कह रही कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ममता दीदी की तरह बंगाल के तथा कथित गुंडे भी तांडव मचा रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस वजह से बंगाल में हिंसा के जो एपिक सेंटर बने हुए हैं वो भी समझना जरूरी है। बताते हैं कि बंगाल में हिंसा के सेंटर कहां कहां हैं, ये भी हम आपके लिए रिसर्च कर लेकर आए। समझिए, संदेश खाली में क्या हुआ था यह किसी से छुपा नहीं। नदिया, कोलकाता, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, बीरभूम, आसनसोल, डायमंड हार्बर, और यह लिस्ट लंबी है। समय निकल जाएगा अगर मैं पूरी लिस्ट लेकर आकर बैठ गया आपके सामने। सवाल यह है कि क्या सत्ता की कुर्सी से हटने के बाद दीदी का काम सिर्फ अपने गुंडे समर्थकों को संरक्षण देना है, या फिर विरोधियों को खत्म करने की खुली छूट देना? किसकी सह पर यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में मौन हो जाए तो जनता किसके पास जाएगी, किसका दरवाजा खटखटाएगी? बंगाल में जारी यह टारगेट किलिंग लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। आंकड़े गवाह हैं। ममता राज में सांप्रदायिक हिंसा के 30 से ज्यादा बड़े मामले सामने आए हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं है दर्शकों, यह एक सुनियोजित दंगा पॉलिटिक्स है। यह सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि दीदी के राज में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो आंकड़े भी मैं लेकर सामने आया। 2021 याद कीजिए, बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 30 मामले सामने आए थे दर्शकों। 2021 की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2022 की बात करिए, 35 मामले जो हैं सांप्रदायिक हिंसा के निकलकर सामने आए। और 21 से पहले और पीछे में अगर चला जाऊं, 2018 की अगर बात करूं तो करीब करीब 12 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं ममता दीदी के राज में। 2009 में भी सर्वाधिक, अब तक 2009 की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 1999 से लेकर 2016 तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब रोज 20 राजनीतिक मौतें हुई हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है यह बताने को तैयार नहीं। किसकी मंशा है? कौन है जो चाहता है कि बंगाल में आग भड़कती रहे, जो नहीं चाहता कि बंगाल में लगी आग उस पर पानी डाला जाए, उस आग को बुझाया जाए? कौन है जो चाहता है कि बंगाल जलता रहे? क्योंकि सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि उस मानसिकता पर है दर्शकों, जो हार जीत का फैसला खून से करना चाहती है। आखिर कब थमेगा बंगाल में यह मौत का सिलसिला? कब? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन
उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, साथ ही साथ तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं और आज का जो बड़ा सवाल है वो तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ अजय वर्मा नेता कांग्रेस, सुमित मेहरोत्रा साहब नेता टीएमसी और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ नीरज राय राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप सभी का मैं रुख करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट जो जरूरी रिपोर्ट है वो जो मैं लेकर आया अपने दर्शकों के लिए जरा दिखा देता हूं, फिर वापस आपका रुख करता हूं। दीदी की दंगा पॉलिटिक्स, हिंदुओं को मारने की ट्रिक्स। बंगाल में बीजेपी को वोट, इसलिए हिंदुओं को चोट। रिजल्ट के बाद टारगेट किलिंग, हिंसा का कौन किंग? शिवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर, किसका ऑर्डर? दीदी का इस्तीफे से इनकार, क्या करवा रही है नरसंहार? बंगाल का रक्त चरित्र, क्या यही है सत्ता का चाल चरित्र? और सीधा रुख करूंगा मैं राधिका भट्टाचार्य जी आपका। सत्ता और सत्ता पाने की डेफिनेशन बदल गई है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? बंगाल जल रहा है मैडम। चुनाव आयोग से लेकर सब पर सवाल पूछा जा रहा है। टीएमसी थी अब तक, लेकिन जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी थी। पीए को मार दिया गया, मतलब हार नहीं पच रही है। और किस बिना पर यह कहा जा रहा है कि टीएमसी की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल। ये जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का ये जो सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2021 के चुनाव के बाद जिस प्रकार बंगाल ने खून या आगजनी या धमकी या बदले की जो राजनीति और निशानाबद्ध जो हमलों का जो दौर देखा था, उसकी तो यादें आज भी ताजा है। भारतीय जनता पार्टी के तो अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या, घरों पर हमले, कहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कहे और लोगों को गांव छोड़कर भागने पर मजबूर होना, ये सारी घटनाएं देश ने देख ली है। और आज फिर वही प्रश्न बंगाल के सामने। मैं कब तक देखूंगा? मेरे देश की जनता, मेरे पश्चिम बंगाल के लोग ये कब तक देखेंगे? नहीं, मैं तो पहले मेरा सवाल है, क्या बंगाल को जानबूझकर अशांति का एक आग में झोंक कर रखा जा रहा है? क्या कुछ लोग जनादेश को स्वीकार करने के बजाय भय और हिंसा के माध्यम से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं? ममता बनर्जी जी के शासन में, ठीक है मैम, ममता बनर्जी के शासन में अजय वर्मा जी जानबूझकर। आशीष पांडे जी, आप अच्छे युवा और ओजस्वी पत्रकार हैं और अच्छे एंकर, भविष्य में आपको शुभकामनाएं। आपका जो अंदाज है वो अच्छा निखर रहा है और मुझे लगता है कि आप जो है अपनी डिग्री छुपाकर, डिग्री ना बताकर, डिग्री दिखा के आपने एंकरिंग करके और डिग्री लेके आए। बिना डिग्री वाले तो हैं। तो मैं 2-3 चीजें आपसे विनम्रता से पूछूंगा। आप चूंकि आपने सवाल बहुत कड़े पूछे तो मैं जवाब भी चाहूंगा कि इसी अंदाज में आप दें। जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी, जब प्रशासन होती है, प्रशासन आता है, शासन आता है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो जाती है। ना मुख्यमंत्री होता है ना कोई होता है।
तो आपने पूछा बीजेपी के, तो अब तो इनकी सरकार आ गई है, चुनाव आयुक्त कौन है पूरा देश को पता है, उनसे पूछा कि हत्या की जिम्मेदारी उनकी, तो क्या चुनाव आयुक्त इस्तीफा देंगे और इसकी जिम्मेदारी ली उन्होंने या नहीं ली? नंबर 1। नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यंग नेता हैं, मैं भी पर्सनल उन्हें जानता हूं। 2013 में भी ममता दीदी की सरकार में वो मिनिस्टर, 2000, आखिर ये संयोग है या प्रयोग, 2013 में इनके एक पीए की मर्डर हुआ था, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? शुभेंदु अधिकारी तो उस वक्त भी मंत्री थे, पता नहीं छुपी या क्या हुई। उसके बाद 2018 में फिर इनके एक दूसरे पीए की या सुरक्षा कर्मी की हत्या हुई, उसकी भी सरकार ममता दीदी की, बात सरकार की नहीं है, बात हत्या की है, बात चरित्र की है, बात मर्डर की है, बात लूट की है, बलात्कार की है, बात देश की है। तो तब भी वो चीज कहाँ है, वो क्यों नहीं खुल पाई? फिर 21 में फिर एक तीसरे इनके पीए की हत्या हुई, और अब 26 में फिर एक रंगनाथन इनके, आखिर ये सुई की उंगली बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए और इनके सुरक्षा कर्मी, मैं जो बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, आप डाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो 4 लोग, ये पूरे उसमें चल रहा है पॉडकास्ट में, आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो क्या ये पूछेंगे शुभेंदु जी से कि आखिर आप तो पावर में हैं, मिनिस्टर हैं, आरोप तो आप किसी पे लगा दीजिए, अरे जांच करिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो, टीएमसी के हो, अरेस्ट करके आपने अब तक अरेस्ट करके क्यों नहीं भेजा? और इस्तीफा मांगिए चुनाव आयुक्त से और गवर्नर से, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस्तीफा दें इसका। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। 1 मिनट अजय जी, मैंने ओपनिंग कमेंट, तीसरी और चीज, तीसरी, ठीक है खत्म करिए जल्दी जल्दी। तीसरी, देखिए, बलात्कार हो, हत्या हो, मर्डर हो, उत्तराखंड में होता है तो कोई मतलब नहीं, बलात्कार तो आरजी करी क्यों आता है, यूपी में होता है, यूपी पता है एनसीआरबी के आंकड़े में नंबर 1 है महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामले में, दलितों में अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, और 10 स्टेट बीजेपी के नंबर 1 से लेकर 10 तक इनके ही आते हैं। आखिर ये हाथी के दांत खाने के दिखाने के हो, केवल चुनाव जीतने का ही देश के प्रधानमंत्री, अजय जी सुरक्षा सबको चाहिए। ठीक है अजय जी, आपने जो तारीफों के पुल बांधे मेरी डिग्री और मेरे काम को लेकर, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने सुना नहीं सुना, मैंने शुरू में ही बोला कि यह बात सही है कि यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है सवाल, मैंने शुरू में पूछा, और मैंने यह भी कहा कि टीएमसी सरकार में रही है तो जो हिंसाएं होती आई हैं वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये सारे सवाल मैं ले चुका था राधिका जी से, और राधिका जी ने उसको लेकर जवाब दिया, लेकिन मैं ओपनिंग कमेंट्स ले रहा तो शायद उनकी बात पूरी नहीं हुई, तो मैं वापस लौटूंगा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और सुनील कौशिक जी का रुख करूंगा। सुनील जी, टीएमसी कार्यकर्ता बदले की राजनीति कर रहे हैं, और सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता ही कहीं नाम निकलकर क्यों सामने आ रहा है? इतिहास के पन्ने अगर खंगालेंगे तो पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी लेफ्ट, उसके बाद टीएमसी, लेफ्ट जब हटी तब भी हिंसा था, और जब टीएमसी हटी तब भी हिंसा। कौशिक साहब, देखो आशीष जी, अब तक जितनी भी राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, चाहे वो वाम दलों के सरकार के रहते हुए हुई हो, चाहे टीएमसी की सरकार के रहते हुए हुई हो, जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हिंसा पश्चिम बंगाल की रुक नहीं सकती। जो भी नई सरकार आई है उसको एक ऐसा ब्लूप्रिंट पश्चिम बंगाल की जनता के समक्ष पेश करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जिस पर पश्चिम बंगाल की जनता भरोसा करे कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनको न्याय मिलने की गारंटी जब तक नई सरकार नहीं देगी तब तक पश्चिम बंगाल में ये दंगे, ये हत्याएं, ये बलात्कार होते रहेंगे। और इसलिए होते रहेंगे कि जिन लोगों के साथ राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनको न्याय कौन देगा? किसकी सरकार न्याय देगी? या 2011 से पहले आप देखेंगे तो वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने जो तांडव पश्चिम बंगाल में किया, उससे मुक्ति पाने के लिए एक ऐसी सरकार को चुना, एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जो जमीन से जुड़ी हुई नेता, लोगों के दर्द को समझने वाली नेता, सही बात कहने वाली नेता को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनता ने बनाया। उस नेता को बनाया जिसने कांग्रेस के बड़े नेताओं की नहीं सुनी, बड़े नेताओं के आदेश को नहीं माना,
और उन्होंने एक नई पार्टी गठित करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचा और सत्ता को चलाया, सत्ता तक वो पहुंची। ऐसी स्थिति में जब वहां न्याय की उम्मीद की गई और उसके बावजूद भी उन परिवारों को न्याय नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार दे पाई 15 साल में, और 15 साल में भी आप देखेंगे कि फिर भी राजनीतिक हत्याएं हुई। हत्याएं तो होती हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करके हत्याएं हों तो निश्चित तौर से विषय बहुत गंभीर हो जाता है। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में मैं जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझता हूं, जितनी बार मैं पश्चिम बंगाल गया हूं, पश्चिम बंगाल के नेताओं से बात हुई है, उस समझ के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल में ऐसी व्यवस्थाएं जन्म लेती रहेंगी, हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार होते रहेंगे, लूट होती रहेंगी। ठीक है नीरज जी, टीएमसी की पकड़ की अगर बात करें, जो जिसकी तरफ इशारा कौशिक साहब भी करते हुए नजर आए, न्याय की बात तो अभी की नहीं है ना, ये न्याय की बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, वो न्याय हो नहीं रहा है। उसके बाद से अब जब ये हिंसा हो रही है तो इसमें सवाल पिछली सरकार साथ ही साथ चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बंगाल हिंसा का केंद्र क्यों बनता है? मैं सुनील भाई की बातों से पूर्णतया सहमत हूं और इसमें मैं क्रमवार इसमें मैं बताना भी चाहूंगा। 2016 से आपने भी चर्चा किया है। 2016 का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सम्मानीय महामानव प्रधानमंत्री जी जो है 2014 से थे और 16 में चुनाव आया। हर बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, सभी लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। अभी राधिका जी ने भी यह बात बोला। फिर 19 में भी वही हाल रहा, 21 में भी वही हाल रहा, 24 में भी रहा और 26 में तो 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को लगाकर चुनाव कराया गया। तो जब पीछे ममता बनर्जी जीतती आती थी तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगता थे। सब लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगने से लेकर शपथ ग्रहण तक चुनाव आयोग और राज्यपाल के अधीन लाइन ऑर्डर होता है, लेकिन दोषी ममता बनर्जी होती थी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जानना भी चाहूंगा, सुनील भाई इस चीज पे बताएंगे क्योंकि भाई पत्रकार हैं, कि 13 साल लगभग हो गए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करता है, वास्को डिगामा बने बैठे हैं, विश्व गुरु का तमगा उनको आ गया है। एक ऐसा कोई प्रकरण बता दिया जाए कि राजनीतिक हत्या पर भारत की सरकार ने कोई भी एक्शन लिया हो, बंगाल की सरकार पर नहीं लिया है। उसका कारण यही है कि आशीष भाई कि सिर्फ यही कि बंगाल एक राजनीतिक आधार और मुद्दा का अखाड़ा इनका बना हुआ था। जब 26 में घटनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होगी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और यह पहला चुनाव भी रहा बंगाल का कि मुद्दा से हटकर हिंदू मुसलमान जय श्री राम पे हुआ, मुद्दे गौण हो गए, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जब हिंसा होती है, ठीक है, तो क्या केंद्र, सुन लीजिए के साथ आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं, इसी से जुड़ी है, मैं फिर वापस लौटूंगा। बड़ी खबर जरूरी है नीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बर्खास्त किया है। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता के इस्तीफे न देने पर यह मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया है। गवर्नर RN रवि ने मंत्रिमंडल अब बर्खास्त कर दिया है। रवि जी जल्दी से कंप्लीट करिए। ये तो जी, ये तो होना ही था कि मंत्रिमंडल बर्खास्त होना था। जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में और राज्यपाल सत्ता के अधीन होते हैं। देश के जितने राज्यपाल हैं सब सत्ता ने बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और अपने ही कैडरों को बनाया है, कोई बाहर के लोगों को नहीं बनाया। तो राज्यपाल से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि दुखद घटना हुई है, शिवेंदु अधिकारी के PA को मारा गया है, 2-3 और घटनाएं हुई हैं जो वहां के कमिश्नर ने भी कहा था इस चीज को, कुछ हत्याएं जो है उसमें हुई है, क्या कहते हैं, गैंगवार में हुई है, ठीक है, लेकिन हुई है। तो इस पर भाजपा सवाल राज्यपाल और चुनाव आयोग की बजाय आशीष भाई ममता बनर्जी से क्यों कर रही है? जब ममता बनर्जी जीतती है तब भी सवाल उनसे ही, हारती है तब भी सवाल उनसे ही। तब तो यही हुआ कि 13 साल से देश में यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सवाल विपक्ष और कांग्रेस से पूछती है। जवाब इस पर रोना होता है। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, ये सब जानते हैं, लेकिन चुनाव के बाद राज्य में जो शांति कहे या कानून व्यवस्था की बात करे, ये बनाए रखना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है, आपने कमजोर विद्यार्थी बस्ता भारी,
नहीं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए जी, एक मिनट। राज्यपाल और एक- चुनाव आयोग देखता है, जब तक शपथ नहीं हो जाता है पूरी शासन लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होता है। राधिका जी, ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, सत्ता से बाहर है, भाजपा चुनाव जीती है, शपथ लेने वाली है, क्या बात कर रही है? ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए। आप मुझे अगर चुनाव के बाद हिंसा होती है या निशानाबद्ध कोई हमले होते, विपक्ष के कार्यकर्ता मारे जाते हैं इत्यादि, तो सबसे बड़ा प्रश्न राज्य की कानून व्यवस्था पर ही उठती है ना। बंगाल में ये बार बार यही चित्र क्यों दिखता है? ये सवाल जनता पूछ रही है और निर्वाचन आयोग ने तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। चुनाव के बाद उन्होंने सुरक्षा और शांति बनाए रखना के लिए राज्य प्रशासन का काम होता है। यदि हिंसा लगातार हो रही है तो राज्य सरकार को जवाब देना होगा। राज्य की सरकार कौन है? राधिका जी, राज्य की सरकार कौन है वहां पर? आरोप लगाना लोकतांत्रिक परंपरा को कमजोर करता है। यदि लोकतंत्र का हनन करने वाले लोकतांत्रिक परंपरा की बात करते हैं, किए जाने चाहिए। देश का दुर्भाग्य क्या होगा? लोकतंत्र के हनन करने वाले जिनको बैठे हैं यहाँ भाजपा की प्रवक्ता, आपको यही नहीं पता है कि आचार संहिता लगने से लेकर जनता के जो फैसले का सम्मान होना चाहिए। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि पिछले 15 साल से ये क्या हो रहा है, टीएमसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। अमित शाह वहीं पर कैंप किए हुए हैं, हत्याएं हो रही हैं और आप बैठकर राज्य सरकार की दुहाई दे रही हैं, जिसको वो पार नहीं कर पाए। और अभी देखिए ममता बनर्जी जी ने जो ड्रामा और नाटक किया रेजिग्नेशन से लेके, अरे अभी ये जो शुभेंदु अधिकारी जी का जो सबसे गंभीर बात तो ये है कि चुनाव के बाद भी हिंसा रुकते ही रही है। शुभेंदु अधिकारी जी के जो सहायक शुभेंदु अधिकारी हाई सिक्योरिटी में रहने वाले, उनका पीए जो है उनके साथ रहता है परस्पर, वो बाहर अकेले जाता है। ठीक है अजय वर्मा जी, जो भावी मुख्यमंत्री है, जो भावी मुख्यमंत्री। आता हूं अजय वर्मा जी, बंगाल हिंसा पर खुलकर ममता सरकार के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं बोल पाती है? पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाता अब तक कि अगर हिंसाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता, तो मुझे नहीं लगता कि आगे इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती। अजय वर्मा जी। आशीष पांडे जी, हत्याएं रोकना, मर्डर रोकना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, चाइना की, पुतिन की, ट्रंप की है क्या? देश के विश्व गुरु की है, प्रधानमंत्री की है, पूरे देश के लिए, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री। और जब स्टेट में गवर्नर रूल होता है तो गवर्नर प्रधानमंत्री का ही प्रतिनिधित्व करता है। सर अजय ये सर, भी उनकी जिम्मेदारी है। अजय सर, आपने सवाल नहीं सुना मेरा। मैंने कहा कि एक उदाहरण सेट कर देते, पहले से अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती, ममता बनर्जी की जब सरकार थी, अगर उस समय से ये उदाहरण सेट हो जाता तो क्या ये पिक्चर देखने को मिलती? सर, उदाहरण सेट करने का मौका किसको दें जब सारे लोग सम्मिलित इसमें पाए जाते हैं? आपने सुना नहीं, मित्रों बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। ये भाजपा के ऊपर से नीचे का जितना तंत्र है केवल झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का आप हंसी मजाक करें, मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ। अगर मुझे आपने बुलाया शिष्यों की ऐसे शिष्या, लोगों को आप रोकिए। ये राधिका जी आसाराम बापू की शिष्यों की शिष्या, ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाली बीजेपी की प्रवक्ता, ये ब्रजभूषण की सपोर्ट। नहीं अजय वर्मा जी, पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज। उनको आप रोकिए कि नहीं तो मैं निकल जाऊंगी शो से। अजय वर्मा जी, के खिलाफ कि प्रधानमंत्री कैन बी इमिटेटेड बाय वन ऑफ द पैनलिस्ट। ठीक है, ठीक, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट राधिका जी। अजय वर्मा जी प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं, आप अपनी बात रखिए, फैक्ट रखिए प्लीज, कंप्लीट करिए जल्दी से। हमने उनका, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, हम आसाराम बापू के शिष्यों के शिष्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम कोई बीच में नहीं बोल ले तो हमारी सुन ले, आप जो कहना कहिए। बोलिए देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ के विषय में, देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश में व्यापार, नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों को नौकरी, देश के हितों, केवल चुनाव जीतने के लिए आप लगे रहते हैं। सरकार 50 एमपी, 12 मुख्यमंत्री, 400 पूर्व एमपी एमएलए, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और सेना बल, सुरक्षा बल, ज्ञानेश, मैंने उनका नाम ज्ञानेश मोदी जी, ये पूरा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इतने सबके बाद तो बंगाल में इनकी 250 सीट आनी चाहिए थी।
27 लाख वोटरों को वोट का अधिकार छीन लिया। आत्मा नहीं कुचट रहे, उनको अधिकार नहीं मिला और अगली बार कह देंगे कि वोट डाल दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हार जीत 30 लाख के आसपास होती है तो फिर कोर्ट जाने का मौका है। आपको पता है कि बीजेपी को बंगाल में वोट कितनी मिली है? 2,90,00,000 और ममता को मिली 2,60,00,000। तो 30 लाख वोटों का ही अंतर है, तो कोर्ट तो निश्चित होगा ही होगा। एक महिला मुख्यमंत्री, इन्हें पस्ती नहीं है, मेरा तो सवाल देश की नहीं बेटी है, समझ महिला मैं, एक मंत्री ठीक है, आपने सब और ये चीज का जवाब दे दिया। मेरा सवाल जो था मैं अभी भी उसी पर हूं। कौशिक जी की तरफ में जाता हूं सवाल को लेकर। कौशिक जी, एक उदाहरण सेट हो जाता, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में या मेरे शहर में दंगा फसाद हो रहा है तो मैं मुखर होकर बोलूंगा, और मैं तब तक बोलूंगा कि जब तक उदाहरण ना सेट हो जाए, वो डर पैदा ना हो जाए कि कोई और अगर उस मेरे इलाके में आकर रहता है और उस जगह को रिप्रेजेंट करता है तो तब तक मैं बोलूंगा, ताकि दोबारा वो ना हो। यही सवाल था। अजय जी बचते गए। कौशिक साहब। देखो नीरज जी, आता तो नीरज जी आऊंगा। नीरज राय तो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं, यूपी के अध्यक्ष रहे हैं, और नीरज जी तो समझते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को, क्योंकि टीएमसी में रहते हुए कई बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखा होगा गौर से। 2011 से पहले भी ममता बनर्जी के बयान लोगों को सुन लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए। 2011 से पहले ऐसे ही आरोप लगाती थी ममता बनर्जी वाम दलों पर, किस तरीके से वहां हत्याएं होती हैं, किस तरीके से रक्त रंजित राजनीति वहां की है। या 2011 से पहले तमाम ममता बनर्जी के यदि आप स्पीच सुनेंगे तो निश्चित तौर से यही पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि 2011 के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलना चाहिए था। जो स्वभाव, जो नेचर ममता बनर्जी का है वो बड़ा अड़ियल है। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और कांग्रेस जैसी पार्टी से समझौता नहीं किया, इसलिए उन्होंने नया दल बनाया और नया दल बनकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचा। मैं इसलिए और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, भाजपा की सरकार आने के बाद वो घर में बैठ जाएं, नरेंद्र मोदी जी की अपील को सुनकर के घर में बैठ जाएं, नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, तो वो लोग अपने घरों के, अपने लोगों के परिवार के लोगों को जो खोया है वो मौन धारण कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये नई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और नई सरकार तो आप करेगी ना सुनील साहब, नई सरकार तो आप करेगी, लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि पहले बीजेपी लगातार यही कह रही थी अगर ममता बनर्जी जीत रही हैं, हार रही हैं, हर चीज का ठीकरा टीएमसी पर ही जो है फोड़ा जा रहा था। सुमित साहब भी हमारे साथ जुड़े, नेता टीएमसी। बहुत स्वागत है सर, थोड़ा लेट हो गए इसलिए मुझे आता हूं। नीरज जी, मैं उनसे कमेंट्स लेना चाहूंगा, बहुत देर से थोड़ा जुड़े। सुमित जी, सब कुछ आप पर ही आरोप लग रहा है। 2011 की अगर बात की जा रही है, कौशिक साहब भी कह रहे 2011 से अब तक की, जो मैंने भी कहा कि एक एग्जाम्पल सेट कर देते, कुछ नहीं होना था। नहीं होगा, हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा नहीं होने देंगे। आशीष भाई देखिए, नया व्यक्ति पुराने को ही रोया है। जैसे प्रधानमंत्री भी 2014 में जब आए थे तो कांग्रेस को रोए हैं, और दीदी हटी हैं और भारतीय जनता पार्टी आ गई है, वो भी टीएमसी को, सीपीएम को। अभी मौजूदा हालात पे बात नहीं हो रही है, अपने ऊपर से हटाना है। ये अभी हम नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो पुराने को ही रोते रहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तो ममता बनर्जी ही सीएम है, प्रशासन भी उनका है, गृह मंत्री भी उनका है। अरे भाई, नींद से जागिए आप लोग। टीएमसी की गवर्नमेंट नहीं है, सारी सब कुछ आपके पास पावर आ चुकी है, केवल बस वो उनके नाम के आगे अभी मुख्यमंत्री लगा हुआ है। जब तक नया कोई व्यक्ति नहीं बन जाता, प्रशासनिक सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, पर अभी भी नहीं। हत्याएं क्यों हो रही है इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। बचना है, हमें बचना है बस कि चौथे पीए की क्यों हत्या हुई शुभेंदु अधिकारी के, एक के बाद एक चौथे पीए की हत्या हुई है, इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी खुद देंगे। क्या ये स्टैंड है कि अपने आप को सीएम पद के लिए घोषित करना? ये भी हो सकता है, क्योंकि 2013 में जब इनके पीए, ये थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, ये कैसे कनेक्ट कर रहा है कि अपने आशीष जी देखिए, एक के बाद एक चौथे पीए की हत्या हुई है इनके। कोई एक पीए की 2013 में भी हुई थी जब ये सांसद थे। मैं तो चाहता हूँ चारों पीए की जो हत्या हुई है उसकी राज खुलना चाहिए, फाइल की जांच होनी चाहिए, क्यों हो रही है। ठीक है, राधिका जी को रखिएगा, नीरज जी का रुख।
ऐसे समय पे ये इनकी हत्या हुई है, भाई की, एक बहन के भाई की। मेरे को भी दुख है, इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए। जिसने भी करा है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, कि देश के गृह मंत्री बैठे हैं वहां पे और अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। 2 दिन के अंदर कोई 2 दिन के अंदर कोई जांच नहीं हो पाई, किसी को पकड़ा नहीं गया है। कहां तक पहुंची जांच? कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं दे पा रहे हैं। आपने 2 लोगों को पकड़ लिया, बस हो गया। नहीं, ड्रामा मत करिए अब गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि ये 2 दिन में हमने क्या करा। ठीक है राधिका जी, शांत बैठे। देखिए, अब तक सामने आई जानकारी के हाँ वो ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमला हुआ तुरंत पकड़ लो। सुनिए मेरी बात। अब तक जो सामने आई है जी, सुनिए मेरी बात। अब तक सामने आई जो जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी जी के जो सहायक चंद्रकांत रथ जी थे, उन पर जो हमला उस समय हुआ जब वे स्वयं गाड़ी में सफर कर रहे थे। अभी तक किसी आधिकारिक जो जानकारी में ये स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उनके साथ उस समय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो तत्कालिक जो सुरक्षा तैनात थी या वे सुरक्षा घेरे में चल रहे थे। अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं ना मैम जी, ये तो बदले की ही राजनीति है ना, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने उनकी बत्ती बंद कर दी भवानीपुर में। हाँ, पहले नंदीग्राम में किया था, भवानीपुर में की थी, और उनका जो सत्ता वो हाथ से निकल गया है। और ये गुंडों की, नीच गुंडों की पार्टी है टीएमसी, जिन्होंने अब तक कभी भी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, और एक पारिवारिक पार्टी है। मुझे बोलने दीजिए, वुमेन्स जनरेशन। आप बड़ी अच्छी प्रवक्ता है राधिका जी, आप बड़ी अच्छी प्रवक्ता है, पर ऐसी बातें मत करिए कि गुंडों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है। बड़ा धक्का लगता है। आप एक अच्छी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। आपको कोई बोलने नहीं देता तो टीवी शो पे आप अपनी आवाज सुनते। चलिए बोलिए राधिका जी, इस तरीके की भाषा आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं राधिका जी। मतलब क्या कौन सी भाषा नहीं अच्छी लगती है? कौन सी भाषा अच्छी नहीं लगती है बताइए? तो ये आपने कहा गुंडों की पार्टी है, अच्छी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे भरे हुए हैं। मैंने जो आपको पूछा है भाषा जो है उसकी आप मुझे दीजिए ना, बताइए ना कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। पहले उस मुद्दे को खत्म करते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं। हाँ राधिका जी, आपने कहा ये गुंडों की पार्टी है, बड़ी अशब्द भाषा का, गुंडों की रक्तझरी, ये अच्छा लगता है। आप ऐसे समय पे मुझे एक बात बताइए राधिका जी, एक बार बता दीजिए, क्राइम रोकना चाहिए। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, रुकनी चाहिए। इसमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, आप कह रही गुंडों की पार्टी टीएमसी कर रही, सब कुछ आपके हाथ में है। देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों सोए पड़े हैं? अच्छा, सब कुछ हमारे हाथ में है। जो भगवान कुर्ता पहन के, माथे पे टीका लगा के, हमारे हिंदू रूप में जो वहां पे आतंक फैला रहे हैं। ठीक है राधिका जी, आपकी आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नीरज राज कुछ कहना चाह रहे थे, आता हूं अजय जी। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आता हूं। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सुनील भाई ने कहा आशीष जी की ममता बनर्जी मुखर होके बोलती थी, उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यह भी सहमत हूं कि ममता बनर्जी ने विगत 15 सालों में जो किया है पूरा गलत किया है बंगाल के साथ। लेकिन केंद्र में जो सरकार थी, ममता बनर्जी 11 में आई, 11 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने कार्रवाई किया नहीं किया वो बात नहीं है। लेकिन 13 साल से, 2016 की मैं बात करूं, और ये 13 साल से सत्ता में है, जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं आशीष भाई, राधिका जी बैठी हुई हैं, एक राजनीतिक हत्या के बारे में बता दें जिस पर कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने एक्शन लिया हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्याय क्यों नहीं दिया गया अगर आप राय साहब, राज्य में अगर कुछ होगा तो उसका न्याय केंद्र कैसे कानून करेगा? व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम होता है। हाँ, यही केंद्र सरकार का काम नहीं होता है। राज्य में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए केंद्र कैसे करेगा? सुन लीजिए ना राय साहब, जब आपने सवाल किया है तो प्लीज सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। जिस राज्य में गवर्नर सुरक्षित न हो,
जिस राज्य में गवर्नर पर आरोप लगे हों, जिस राज्य में गवर्नर ने हत्या की आशंका जताई हो, जिस राज्य में गवर्नर ने ये कहा हो सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता है, सुरक्षा व्यवस्था की मुझे आवश्यकता है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। केंद्र सरकार काम करती तो रोते कि आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी अभी आपने सुनी होगी, अभी आपने ऐसा सुनी होगी। मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि 2011 से पहले जो ममता बनर्जी कहती थी उस पर ठीक से कार्रवाई हो गई होती तो मुझे लगता है कि रुकावट आ गई होती। और मेरी और दूसरी बात, कानून व्यवस्था बनाए रखना इस समय राज्यपाल की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनको उल्टा लटका करके अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो बड़ा टीका लगा के गेरुआ कपड़े पहन करके वो हत्याएं कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, पुलिस आपकी क्या कर रही है, एक्सपोज कीजिए ना। आरोप लगाने की क्या बात है? ये कब तक चलता रहेगा? और जहां तक मेरा मानना है राय साहब, ये तभी रुकेगा जब चाहे ममता बनर्जी की सरकार के रहते हुए हत्याएं हुई हो, चाहे वाम दलों की सरकार के रहते हुए हत्याएं हुई हो, जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये तांडव चलता रहेगा। और इसकी जिम्मेदारी नई सरकार की है। इसको कैसे रोकेंगे, इसका ब्लूप्रिंट नई सरकार को बनाना पड़ेगा। अजय जी, जांच की बात हो रही है और निष्पक्ष जांच की बात हो रही है, वो कैसे होगी? और अगर कोई अभी आया है वो तुरंत, जैसा कि टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई साहब ठीक है, अगर ये चीजें हो रही तो तुरंत कार्रवाई करो। कार्रवाई कब होगी? अरे कार्रवाई मतलब मुझे बता दीजिए कि इधर कोई गोली मार गया तो मैं जाके तुरंत पकड़ लूंगा क्या? मैं बता रहा हूं, समय लगता है। और उसमें भी अगर कोई गलत आदमी को पकड़ लिया गया, अजय जी एक मिनट, अगर उसमें भी गलत आदमी को किसी को पकड़ लिया गया तो यही टीएमसी, यही कांग्रेस, यही विपक्षी सवाल उठा देगी। उठाएगी कि नहीं उठाएगी? अजय जी कंप्लीट करिए। सुनील कौशिक जी बहुत बढ़िया हमारे मित्र हैं, भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं तो ये जाने। और ये जल थल वायु तीनों जगह की पत्रकारिता करते, लेखनी अच्छी इनकी लेखनी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, बहुत मुकर सवाल भी उठाते हैं, सरकार के खिलाफ भी जाते हैं, अपोजिशन के खिलाफ भी जाते हैं। लेकिन कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच दें। तो ये कलम के सिपाही सुनील कौशिक जी। तो मैं ये आशीष जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था अभी। देखिए हमारी ये राधिका जी बैठी हैं, प्रवक्ता है, मैं इनकी एक चीज के लिए इनसे सॉरी के लिए कहूंगा, निंदा करता हूं। इन्होंने अभी नेशनल टीवी पे एक पार्टी को नीच बोला। देश के प्रधानमंत्री को जब नीच बोला गया था तो उन्होंने कहा था मैंने नीच बोला, पूरे देश में उन्होंने शोर मचा के कहा माफी मांगो। तो ये प्रधानमंत्री ने जब नीच बोलने के ऊपर माफी मांगी थी, तो ये राधिका जी कैसे किसी को नीच बोल सकती है? इन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी, इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं तो बात रख रहा हूँ, ये मांगे ना, मैंने नीच बोला नहीं मानूंगी, क्योंकि आप हमारे शो के शुरुआत में आपने मेरे प्रधानमंत्री का नकल किया था। आप शर्माए, वो एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, उनकी आप नकल उठा सकते हैं। और मैं ममता बनर्जी के पार्टी को नीच बोलूं तो आपको चुभती है? यहाँ पे झगड़ा करते हैं, फिर सेंटर में जाकर दोस्ती हो जाती है। अरे लाचारी आप मोदी जी के विचारों के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह है आप मोदी जी के विचारों के खिलाफ हैं। आपके विचार मोदी जी से नहीं मिलते, आप उनके खिलाफ हैं। इससे तो यही साफ हो रहा है। आप मुझे मत बताइए कि मैं क्या हूँ। आप देखिए पार्टी का हार क्यों है, इतना जगह हार गया, बंगाल में 2 सीट मिला। आप लोग बिल्कुल पार्टी है, कुछ केरला में 2 सीट आई है, तमिलनाडु में 1 सीट आई है। चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, बंगाल 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 बंगाल। करने वाला व्यक्ति आपका आदर्श हो गया तो कितनी धुरंधर आप महिला है, आप बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे आज तो हमें तो जश्न मनानी थी, लोकतंत्र ठीक है करने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। सुमित साहब, हार जीत का फैसला बंदूक की नोक पर होगा, हार जीत का फैसला हत्याएं और बंगाल की सड़कों पर खून बहाकर होगा? कैसे होगा? और इस्तीफा ना सौंप कर होगा क्या? राज्यपाल को बर्खास्त करना पड़ा मंत्रिमंडल, राज्यपाल को
क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। देखिए, तो ठीक है, ममता दीदी के पास भी अपने कुछ क्लॉज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो रक्त रंजिश इस समय हो रहा है, तांडव चल रहा है, हम इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अरे इसे आप मत सर, बोलिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर इस्तीफा ना सुन देने की लीजिए, वजह सुन से लीजिए आप आशीष समझ जी। रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वो ऑलरेडी इस हार की वजह से गुस्से में हैं, उनको कहीं ना कहीं शय देने का काम किया जा रहा है, ये नहीं लग रहा आपको? अगर कोई जना इस्तीफा नहीं दे रहा है तो क्या कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है क्या कि आप लोग जाकर के मारिएगा? ये हाँ। तो आप लोग अरे भारतीय अगर जनता ये पार्टी नहीं के लोग, कहा गया तो कार्यकर्ताओं को ये भी तो नहीं कहा गया कि आप लोग हिंसा मत करिए, आप लोग अपने संयम में रहिए। बीजेपी ने तो कहा, शुभेंदु अधिकारी ने आज ही कहा जब उनके पीए की हत्या हुई। तो क्या ममता बनर्जी इतना कहने में संकोच कर रही हैं, क्यों? अरे आशीष जी सुन लीजिए, टीएमसी पार्टी ने खुद कहा है सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी हाँ। मांग करते हैं हम लोग। अब हाँ। आप उससे बच रहे लेकिन हैं। कार्यकर्ताओं को नहीं कह सकते। आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझाएंगे। आप मुझे बताइए ना, अभी हमारे बड़े भाई नीरज जी ने भी एक बात रखी थी कि कितनी जांचें हुई 13 साल में, जो हत्याएं होंगी कितनी जांच हो गई? क्या इस वो भी बुनाया जा रहा है, राजनीति करी जा रही है? राजनीति मत करिए। यह डिबेट में बैठ करके मैं तो खुद कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से राजनीति मत करिए, किसी पार्टी को टूटोड़ाक मत करिए। चुनाव हो गया, चुनाव में जितना आपने कोसना था टीएमसी पार्टी को कोस लिया, ममता बनर्जी को कोस लिया, बहुत अच्छा करा, आपने अपनी सरकार बना ली, बहुत बढ़िया करा। पर अब मत कोसिए। अब आप सत्ता में आ रहे हैं, आप काम करिए, विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए। जो आपने झूठे वादे करे हैं बंगाल की जनता से, उसे आपको पूरा करना है, पर कर नहीं पाएंगे। अरे हाँ, झूठे वादे जो करे हैं वो तो करते ही है। सही बात कह दी आपने, बिल्कुल सही कह दी। झूठे वादे जो आपने करे हैं, जो दिल्ली में भी हम झूठे तो वादे सिर्फ करे हैं, विकास उसे की हम बात पूरा करते हैं, करना। विकास अरे करके दिखाते हैं, नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं, करते हैं, विकास मॉडल, इकोनॉमी को अरे विकास मॉडल, दिखा के। अरे राधिका जी जो विकास का झूठा मॉडल आप लोगों ने पूरे देश में चला रखा है, पूरी जनता को मालूम है। दिल्ली में भी आप लोगों ने दिया झूठा मॉडल, वो जनता त्रस्त हो चुकी है। बिहार में भी जो दिया त्रस्त हो चुकी कहीं है। दीप मुझे जले मत कहिए। कहीं दिल, और आज बेचारे कहीं दीप जले और कहीं दिल का चलना कितना स्पष्ट है आप लोगों की वाणी से। क्या इतने दिन बाद जब लोकतंत्र वापस आया है बंगाल में, आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? लोकतंत्र वापस आ गया है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कहां से कहां ले जाएगी इसका डर है, क्योंकि फिर हम प्रमाणित हो जाएगा। राधिका जी अभी तो आपने सत्ता नहीं संभाली है, दिख रहा है। राधिका जी अभी तो दिख रहा है कि आपने सत्ता नहीं संभाली, तो आपने खूनी संघर्ष कराना चालू कर दिया। आप लोग कहते हैं ये तो कौशिक पाप है। साहब, मैं पता नहीं क्यों आता हूं अजय जी, मैं बहुत पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। और यकीन मानिए कि अगर मैं अपने प्रोफेशन में नहीं होता तो शायद मैं अगर आपसे पर्सनली मिलता तो यकीन मानिए मेरी आंखों में आंसू होते। मैं सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं उससे सिर्फ और सिर्फ दिल दुख रहा है। कौशिक साहब, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, सुमित साहब कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं अपील की जा रही है? कौशिक साहब, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की, शुभेंदु अधिकारी ने अपील की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा अपने स्पीच में कि हम बदलाव चाहते हैं। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुखिया की तरफ से भी ऐसे बयान आने चाहिए थे कि अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये नई सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता। ठीक है सर, मैं एक बार को मान लेता हूं, मैं आपने ये कई बार तर्क दे दिया, मैं इस चीज को मान लेता हूं, लेकिन मुझे इस चीज की गारंटी देंगे क्या कि एक आदमी पर मैं 4 सैनिकों को लगा दूं और फिर हत्या नहीं होगी? कितने लोगों को आप एक पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? किस गली में प्रोवाइड करेंगे? जहां सुतली बॉम्ब मिल रहे हैं, जहां कट्टे मिल रहे हैं, जहां कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी पार्टी के हों, वहां कैसे सिक्योरिटी और कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी और करेंगे? 2 लाख कम नहीं होते सर। और इन्हीं का विरोध किया जा रहा था टीएमसी की तरफ से। देखिए आशीष जी, पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, वो आपने भी दिखाए स्क्रीन पे। लेकिन वो दिन दूर भी नहीं है, वो दिन दूर भी नहीं है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। सेंट्रल फोर्स की
सेंट्रल फोर्स की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, तो पुलिस और सेंट्रल फोर्स है वहां मौजूद, टीएमसी को एक्सपोज करिए, उनको पकड़िए, मीडिया के सामने लाइए। लेकिन केवल कोरा कोरा ये आरोप लगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता उत्पाद मचा रहे हैं, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है नीरज राय जी, कम से कम मीडिया के सामने उन लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है नीरज राय जी। जी यही बात मैं भी बोलने वाला था, जो कि हमारी बातों को सुनील जी ने बोल दिया है, उसको भाई सुनील जी ने बोल दिया है, अच्छा लगा ये। अगर आप आरोप भी अभी लगाते हैं, आरोप वीर बनकर कब तक आप चलेंगे? बंगाल के अंदर आप सत्ता में आना चाहते थे, सत्ता में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का बोलना कि सिर्फ वहां पे अपील कर देना कि शांति बनाए रखें, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी वहां पर थे, अब भी 1 लाख से नीचे वहां पे 2 महीना के लिए रखे गए हैं। ये वही कहानी हो गई है। एक वाकया आपको मैं बता दूं 2021 का, आशीष भाई, कि प्रधानमंत्री जी हमारे बांग्लादेश गए हुए थे मथुरा समुदाय को रिझाने के लिए, और जिस ये होटल में रुके थे उसके 2-2.5 किलोमीटर के ही रेडियस में प्रधानमंत्री जी एकदम चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। शायद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगा। अजय जी कुछ कह रहे थे, उनका रुख कर लेता हूं। कांग्रेस की नजर में सबसे बड़ा दोषी कौन है, अजय वर्मा जी? देखिए, मानवता की जो भी हत्या करे, जहां पर भी रक्त समाज में, देश में जहां पर भी मानवता का रक्त रंजित हो, तो मैं सबसे बड़ा दोषी ये मानता हूं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक शेर सुन लीजिए बीजेपी के लोगों के लिए कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। मैं आशीष जी ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, वो लोग जो, जहां पर आपको याद है गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, गुजरात में वो जस्टिस लोआ की हत्या हुई थी, आज तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। गुजरात में हिरेन पांडा गृह मंत्री मारे गए थे, उनको पता नहीं चल पाया है। तो ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं, इन्हें सब पता है। मैं तो ये चाहूंगा कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो नकली राष्ट्रभक्त बनने से, नकली सनातनी बनने से, नकली हिंदू बनने से कोई फायदा नहीं है। अपने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के बीजेपी के लोग राधिका जी, 2 दांत रखकर क्यों, 2 दांत क्यों है वो दिखाए जा रहे हैं? नहीं, मैं भी बोलती हूँ ना, याद है वो कौन से देश में एक इमरजेंसी बुलाई गई थी? अच्छा, वो कौन सा देश था जहां पे एक प्रधानमंत्री का जब देहांत हुआ था, सारे सिख समुदाय पे अटैक हुई थी दिल्ली में, और किसी ने रोका नहीं था, और एक पार्टी तब सत्ते में थी, और कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ हिलता है तो नीचे तो जमीन थोड़ी हिली जाती है, या ऐसा कुछ बेवकूफी की बात हुई थी। अरे अभी हमने बात इन सब बातों का, देखिए 4 तारीख को यह घटना हुई थी, 19 तारीख का बयान था वो। बात करती हूँ मैं, कोई इक्वल्स के साथ बात करती हूँ, कोई हैज बीन जो हिस्ट्री में लिखे गए हैं, जो बंगाल में 2 सीटें हैं, उनके साथ में तर्क नहीं करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न अगर है तो ये है कि बंगाल में विपक्ष से जुड़े लोग पढ़ के नहीं आती है। आप बड़ी अच्छी महिला हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ के तो आइए कि वो बयान कब हुआ था, वो घटना कब हुई थी, और रहा सवाल तो आम कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी? ये घटना बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। और एक मैं कहती हूँ, ये सामान्य अपराध नहीं लगता है। योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी रोकना, पीछा करना और निकट हमला करना बंगाल में ये जो बढ़ रही राजनीतिक हिंसा की साजिश से कोई इनकार नहीं कर रहा है। ये उस साजिश से कोई इनकार नहीं कर रहा, वो जांच का विषय है। लेकिन जो सबसे टेंशन देने वाली बात है, जो सोचने के लिए जरूरी है, वो ये है कि अब कहीं ना कहीं बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस चीज को मानेगा कोई? सुमित साहब, मानेंगे आप? देखिए आशीष भाई, ये चीजें मैं फिर कहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से बंद होनी चाहिए। चुनाव संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से हुआ, कोई बहुत अच्छी बात कही सर आपने। ये कम से कम अभी आपने कह दिया बंद होनी चाहिए। यही पहले से अगर हो जाता, जो कौशिक साहब भी कह रहे हैं, जो मैं भी कह रहा हूं, ये पहले से हो जाता तो ये नहीं देखने को मिलता ना सर। तो कहीं ना कहीं उस बीज को डालने का, उस बीज को बोने का काम तो यही हुआ ना। रक्त रंजिश हम जो कह रहे हैं, जो बंगाल में पिछले समय से चला आ रहा था, 2011 से पहले से चला आ रहा है, ये तो राधिका जी भी जानती हैं कि कोई
टीएमसी के आने से ही नहीं हुआ है। पर अब जब हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि कोई रक्त रंजिश नहीं होगी, मैं आश्वस्त करता हूं। 15 साल कम होते क्या सुमित जी? कौशिक साहब, दोनों लोग को सामने रखिएगा प्लीज। कौशिक साहब जवाब भी दीजिएगा इसका, 15 साल कम होते हैं क्या? नहीं देखो, मैंने पंडित जी पहले भी कहा कि ममता बनर्जी के 2011 से पहले के दौरे, 2011 से पहले की रैलियां, 2011 से पहले की अपील जनता की बहुत अच्छे से मुझे याद है। और जब दिल्ली वो आती थी, जब मीडिया से मिलती थी, तो निश्चित तौर से जो बातें भारतीय जनता पार्टी रख रही है ना इस समय, वो ममता बनर्जी को रखते हुए हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। इसको मैं खुलकर बोल दूं, खुलकर बोल देता हूं सर, सुमित जी और आप दोनों सामने रखेगा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए शिगुफा जो छोड़ा गया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। नहीं देखो, अब 2-4 स्पीच आप देखोगे ना, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा चुनाव के दौरान, ये कहा ना कि कौन दिल्ली से बाप बचाने आएगा 4 तारीख के बाद, मैं देख लूंगा। तो इस तरीके की जब हवा कार्यकर्ताओं में भरी जाती है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में रोष तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री की बाड़ी भी तो आप बता दीजिए, देश के गृह मंत्री की बाड़ी बता दीजिए। उल्टा लटका के मारूंगा, घुमा घुमा के मारूंगा, मैं देखता हूँ। सुमित जी, मैं तो वहां आ ही रहा था, आपने बोल दिया, यही तो दिक्कत है ना। वो पूरी आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अभिषेक बनर्जी पे आके भड़क गए। मैं तो वहां भी आ रहा था, गृह मंत्री की तरफ भी आ रहा था। देखो अभी आप देखेंगे कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वहां बड़े नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने अभी मीडिया के सामने बयान दिया कि मैं चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों की प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए। सर बुरा लगेगा फिर उनको भी, आप नहीं करे। अधीर चौधरी का बयान है अभी थोड़ी देर पहले का। कौशिक सर आप छेड़ रहे हैं, पहले सुमित सर को छेड़ दिया आपने, और उसके बाद आप अजय जी को छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं छेड़ नहीं रहा। मैं तो कांग्रेस के नेता, देखो अधीर रंजन चौधरी से हम भी मिलते थे। अरे वो सवाल उठा रहे हैं, वो दोनों लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो तो विफल रहे, और आप तारीफ करवा रहे हैं। अजय वर्मा जी। हेलो, देखिए आशीष जी, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, बंगाल 20 साल बंगाल में कांग्रेस का राज रहा, फिर 35 साल सीपीआई लाल का राज रहा, फिर 15 साल ममता जी का राज रहा। ये तो अब आए ना 2000, अब इनका राज भी आने दीजिए। अच्छा, ये नहीं बताएंगे बंगाल बंगाल बंगाल, तमिलनाडु में इनकी पता है कितनी सीट आई है? 1 सीट आई है। केरल में इनकी कितनी सीट आई है? 3 सीट आई है। अरे बताएंगे कि चुनाव हो रहा है। अरे सर सर मुझे बताइए ना कि ये हिंसा पे मैं टिका हूं, सीटें किसकी क्या आई नहीं आई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि जब पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, वहां पर जब खून की नदियां बह रही हैं, और मैं नदियां वर्ड यूज कर रहा हूं जी, भारत के किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी टेरिटोरियम में, ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, समय बहुत कम है, सबका रिएक्शन लेना चाहूंगा। राधिका जी आपसे शुरुआत करता हूं, समाधान क्या है इसका? क्या प्लान है आपके पास? मानसिकता बदलनी चाहिए। बंगाल में बीजेपी आके आवाम के बीच में मानसिकता बदलेगी। ये जो हिंसा की राजनीति होते हुए आई है, ये तो सीपीएम जो करते थे वो ममता बनर्जी जी ने उठाया। ठीक है, और उनके जो आज ठीक है सुमित जी, जल्दी से, मानसिकता खराब करने का काम टीएमसी ने किया है। 30 सेकंड आपके पास हैं, क्या समाधान है इसका? इसका समाधान यही है, ज्यादा है तो कर्फ्यू लगा दीजिए, आप कोई रेफरेंस नहीं होगी, कर्फ्यू लगा दीजिए, खत्म करिए। कोई सड़कों पर होगा नहीं, सब घरों में होंगे, आप लगा दीजिए। पर आप लगाएंगे नहीं, आप तो चाहते हैं कि रेफरेंस हो, देश के अंदर रेफरेंस हो, दिखाने के लिए, बुनाने के लिए। ये तो ये लोग चाहते हैं, हम तो कहते हैं आप लगा दीजिए कि कोई होएगा नहीं। पर ये लोग करेंगे नहीं ना। इन लोगों को तो यही इनका प्लान है कि बंगाल में जब तक रंजिश होगी नहीं कि टीएमसी वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं के संग में करा था, अब हम लोग करेंगे। इन लोग की वर्डिंग है, इन लोग के नेताओं के ये है, अर्जुन सिंह के वर्डिंग है और शुभेंदु अधिकारी के वर्डिंग है। शुभेंदु अधिकारी भी कहते हैं छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी कहते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, क्यों कह रहे हैं जबकि इतनी बड़ी हत्याएं हो रही है, उसके बाद कहते हैं शुभेंदु अधिकारी जी। गलत है ना, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। नहीं देखो, ममता बनर्जी को मीडिया के सामने आकर के ये अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी पड़ेगी, संयम बरतने की अपील करनी पड़ेगी, हिंसक घटनाओं में। सर अजय साहब भी हंस रहे हैं इस बात पे, और मुझे भी हंसी आई इस बात पे कि जो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है वो आके कार्यकर्ताओं से अपील कर लें। नहीं,
देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से तो सुव्यवस्थित करने के लिए तो ये करना पड़ेगा। अब राजनीति करनी है तो हिंसा नहीं रुकने वाली। मैं तो बार बार पांडे जी ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये हिंसा किसी की अपील से रुकने वाली नहीं है। ये सरकार को बताना पड़ेगा कि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनको न्याय कैसे मिले, क्योंकि अधिकतर आप सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में आए हैं, 15 साल से वो झेल रहे हैं ना, तो 15 साल से जो वो देख रहे हैं, पीड़ा कहां से निकलेगी? या तो उनको आश्वस्त किया जाए कि जो आपके साथ हुआ है निश्चित तौर से वहां न्याय आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे। इसे ऐसे रोका नहीं जा सकता। नीरज राय जी भी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए गायब हो गए थे, टेक्निकल खामी थी। नीरज राय जी जल्दी से 30 सेकंड। नहीं, मैं गायब नहीं हुआ था, ना टेक्निकल खामी थी। भाजपा के विकास का शिकार हो चुके थे, लाइट चली गई थी, उससे सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। और जो विकास की बात हो रही भाई साहब, हमारे कॉलोनी में हमारे घर के सामने घुटना भर कीचड़ लगा हुआ है, अपने लोगों को भेज के बनवा लीजिए। भाजपा का विकास है, यहाँ की 2017 से सरकार है उत्तर प्रदेश लखनऊ में। अब आइए ममता बनर्जी की, सुनील भाई साहब भी वही बात बार-बार कर रहे हैं। जानकीपुरम विस्तार में सुंदर विहार वेलफेयर एसोसिएशन को सोसाइटी है, नाम तो इतना बढ़िया है। जी नोट कर लीजिएगा प्लीज, इनकी समस्या का समाधान हो जाए, अच्छी बात है। नाम इतना क्योंकि लखनऊ का मैं भी रहने वाला हूं, जहां मैं रहता हूं, मेरे यहाँ तो लाइटें और सड़कें अच्छी हैं सर, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। अच्छी है भाई साहब, मैं वहीं पर हूँ। यहाँ पे घुटना भर कीचड़ है, आपकी गाड़ियां आ रही हैं, मीडिया वालों की लाइव भी लेके परेशान होके जा रही हैं लोग, लेकिन ठीक है अब आइए मुद्दा पे आइए। ममता बनर्जी के शासन काल में जो चीजें होती रही हैं, मैं बार बार केंद्र की सरकार का इसलिए नाम ले रहा हूं कि लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में जो है भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की जब सरकार है तो इस चीज के एक्शन लेने की जिम्मेदारी केवल सरकार को बर्खास्त करना है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है प्रावधान, हमारे संघीय ढांचे में अन्य भी प्रावधान दिए गए हैं, जिन प्रावधान को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को तो न्याय दिलाए होते, लेकिन न्याय नहीं दिला पाते ये। और न्याय नहीं दिला पाने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है? राधिका जी जैसे लोग बैठते हैं और चिल्लाते हैं उस व्यक्ति के लिए जो बोलता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, अब ये बोलता है। वैसे मतलब मतिमंड आदमी के लिए कह रही है कि उनको तो ऐसा बोलिए। ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करने के दीदी ओ दीदी, देखा आपने कितना मतलब हुआ, दाढ़ी बढ़ा के रविन्द्रनाथ टैगोर बने हुए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आशीष भाई ये देखिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, लग रहा है विकास है। नहीं, ये जो आपके यहाँ इतनी जोर से लाइट आ रही है उसकी वजह से दिख नहीं रहा है सर। अजय जी का रुख कर लेता हूं, बहुत देर से चुप बैठे हैं। अजय जी लास्ट 30 सेकंड प्लीज कंप्लीट करेगा, और मैं चाहता हूं कि एक समाधान वाला रास्ता बताइएगा, क्योंकि जाते जाते इस डिबेट का मुख्य मकसद यही है कि क्या है इसका रास्ता, जल्दी से। देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, या कोई भी स्टेट हो हिंदुस्तान में, वहां पर लूट, बलात्कार, हत्या, मर्डर, डकैती, ये सब होते हैं, ये बहुत गलत है। कोई भी सरकार हो, इनकी निंदा होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अब बीजेपी से उम्मीद अगर पश्चिम बंगाल ने लगाई है तो यही उम्मीद लगाई है कि अब आने वाले समय में इस तरह की चीजें देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आप सभी मेहमानों को मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय बस इतने की इजाजत देता है, सबका हिसाब होगा। मैं अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।